हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एमपीपीएससी यानी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा असिस्टेंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर यानी सहायक संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास क्षेत्र एवं विस्तार परीक्षा 2025 के नोटिफिकेशन को जारी किया है, जिसके ऑनलाइन फॉर्म 1 अगस्त से चल रहे हैं। लास्ट डेट आपकी 31 अगस्त 2026 रहने वाली है। तो अभी तक आपने ऑनलाइन फॉर्म को अप्लाई नहीं किया है तो आज के वीडियो में इसके हम पूरी प्रोसेस देखेंगे कि किस प्रकार से आपको ऑनलाइन फॉर्म को अप्लाई करना है। और इसके पहले हमने वीडियो प्रोवाइड किया था, तो उसमें से बहुत से आप सभी कैंडिडेट के लिए समस्या आ रही थी क्या कि जो कैंडिडेट 2026 में पास आउट है उनके फॉर्म अप्लाई नहीं हो रहे हैं, तो वो फिल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो आपको हम लाइव प्रोसेस दिखा रहे हैं कि कैसे 2026 पास आउट वाले भी अप्लाई कर पाएंगे। और यदि आप फॉर्म फिल की जो लास्ट डेट है 31 अगस्त तक, इस तारीख तक आप पास हो जाते हैं तो भी आप एलिजिबल हो जाएंगे फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। तो अब आपको वीडियो को पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको देखते चलना है, जिससे आप अपने ऑनलाइन फॉर्म को अप्लाई कर पाएँ और आपको किसी प्रकार की कोई समस्या आपको ना रहे। तो अप्लाई करने से पहले एक बार इसके हम नोटिफिकेशन को देख लेते हैं। इसका फॉर्म फिल का पूरा प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। लेकिन आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार की कोई भी अपडेट आती है तो हमारी पूरी कोशिश रहती है आपको टाइम टाइम पर जानकारी प्रोवाइड करने की। तो पहले तो आपको हम एक सैंपल दिखा देते हैं जो कि हमने फॉर्म अप्लाई किया है। इसके बाद आपको हम वीडियो रिकॉर्ड करके बता रहे हैं। ऐसा नहीं होगा कि आपको हम कोई भी जानकारी आपको बताएं। तो पोस्ट का नाम है, यहाँ पर फॉर्म भी देख सकते हैं, सहायक संचालक आपको देखिए ये पोस्ट का नाम है। और यहाँ पर हमने किस लेवल का अप्लाई किया था, तो आप चाहें तो जो भी देखिए हमने जैसे सैंपल के लिए हमने जो एग्रीकल्चर में इंजीनियरिंग है यानी बीटेक है इस लेवल पर अप्लाई किया है। तो आप बीएससी पास हैं या बीएससी के साथ आप एमएससी एग्रीकल्चर से पास है तो भी अप्लाई आप कर पाएंगे। सिर्फ आपको हम पासिंग ईयर का जो बता देते पहले। और यहाँ पर आप सैंपल भी देख सकते हैं, ये आपका एप्लीकेशन नंबर भी दिख जाएगा। ये आपका एग्रीकल्चर का ही फॉर्म है, ऐसा नहीं होगा कि कोई और आपको फॉर्म दिखा रहे होंगे। और यहाँ पर आप देखिए ईयर देख सकते हैं, ग्रेजुएशन में देखिए ईयर 2026 आपको देखने को मिल जाएगा। तो अभी इसको आप ध्यान मत दीजिए, ये सब आपने डेमो के लिए अप्लाई किया है। आप अपनी एक्चुअल डिटेल सही तरीके से फिल करेंगे। तो जो 2026 पास आउट वाले उनके लिए समस्या आ रही, तो देख सकते हैं 2026 ही यहाँ पर है, तो आप भी फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। तो आई होप आपका इतना डाउट क्लियर हो गया होगा। तो देखिए आपका ये नोटिफिकेशन है, जो कि आपकी देखिए जो डेट है, इन डेट को ध्यान मत दीजिए, ये आपकी पुरानी डेट है। जो आपकी नई डेट है ऑनलाइन फॉर्म के पोर्टल पर, वही आपको डेट देखना है। तो इसमें टोटल हम पोस्ट देख लेते हैं और इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी क्या रहेगी, तो एक बार इसको देख लीजिए। तो टोटल पोस्ट आपकी 71 आपकी निकाली गई, जिसमें से 87 और 13% जो रिजर्वेशन वाला है इसके अनुसार आपकी डिवाइड कर दी गई हैं। पोस्ट की बात करें तो आपके देखिए यहाँ पर देखिए आपका पोस्ट का नाम पर देखने को मिल जाएगा। अब इसमें क्वालिफिकेशन आपके पास क्या होनी चाहिए वो समझ लीजिए। आपके पास देखिए बीएससी कृषि यानी बीएससी एग्रीकल्चर के साथ प्रथम श्रेणी में फर्स्ट डिवीजन से या सेकंड डिवीजन से स्नातकोत्तर यानी पोस्ट ग्रेजुएशन यानी एमएससी एग्रीकल्चर में आपके पास है तो अप्लाई कर पाएंगे। अब यदि आपके पास एमएससी नहीं है तो आपके पास भारतीय कृषि अनुसंधान जो यानी आईसीआर है, नई दिल्ली की स्नातकोत्तर पात्र उपाधि यानी आपके पास इसका डिप्लोमा है तो भी आप अप्लाई कर पाएंगे। यदि आपके पास ये नहीं है तो आपकी देखिए कृषि इंजीनियरिंग स्नातक में आप कम से कम द्वितीय श्रेणी में यानी आपके पास जो एग्रीकल्चर से इंजीनियरिंग जैसे आपका बीटेक एग्रीकल्चर होता है तो उसमें से आप यहाँ पर किए भी हैं ग्रेजुएशन, तो भी आप अप्लाई देखिए कर पाएंगे। कम से कम सेकंड डिवीजन से भी आप पास हैं, फर्स्ट से पास हैं तो अच्छी बात, और सेकंड से भी पास हैं तो भी अप्लाई कर पाएंगे। तो ये रहा आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन। बाकी सिलेक्शन प्रोसेस, सिलेबस, एज, यहाँ पर सब कुछ आप यहाँ पर अप्लाई करने से पहले एक बार यहाँ पर देख लीजिए। एप्लीकेशन फ़ीस की बात कर लेते हैं, तो एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पर आपकी वही रहेगी 250। यहाँ पर देख लेते हैं एक बार हम, तो ये आपका और जो आपको फॉर्मेट दिया, अब आपको ये अभी आपको फॉर्म के टाइम आपको फिल नहीं करना, यानी आपको सेंड अभी नहीं करना है। जब रिटर्न टेस्ट आपका निकल जाएगा उस टाइम आपको फिर इंटरव्यू के लिए आपको डॉक्यूमेंट भेजेंगे, तो उस टाइम आपको फिर भेजना होगा। फीस और आपको हम पहले दिखा देते हैं। तो देखिए यूआर कैटेगरी और जो एमपी से बाहर के यानी अदर स्टेट के कैंडिडेट है आपके लिए 500 रुपये लगेगी अभी। और जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी आपको 250 रुपये, और इसमें आपको 40 रुपये और तो 290 रुपये लगेंगे। और जो अदर स्टेट के आपको 540 रुपये आपको यहाँ पर टोटल फीस आपको लगेगी। अब चलिए इसके ऑनलाइन फॉर्म के पोर्टल पर चलते हैं, कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। तो अपने ब्राउजर में आप टाइप करेंगे एमपीपीएससी। और दोस्तों अभी भी आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी चैनल को सपोर्ट कीजिए। तो इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है और आपको हमारी पूरी कोशिश रहेगी आपको जो भी एक्यूरेट जानकारी बताने की, तो आप उसको देख पाएंगे। तो देखिए आपको जो पहली लिंक आपको दिख रही है एमपीपीएससी की, इसी लिंक पर आपको क्लिक कर देना है।
अब आपका इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा, तो आप स्क्रॉल करते चले जाएंगे। तो यहाँ पर स्क्रॉल करते चले आइए, तो आपको देखिए साइड में आपको दिख रहा है जो अप्लाई ऑनलाइन, इसी अप्लाई ऑनलाइन पर आपको क्लिक कर देना है। अब आपका देखिए इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा, तो आपको जो पहली लिंक दिख रही है इस लिंक पर आपको क्लिक कर देना है। इस लिंक पर आप क्लिक कीजिए। अब आपका इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। आप पेज को स्क्रॉल करते चले जाइए यहाँ पर, और स्क्रॉल करते चले जाइए, और देखिए कोई कुछ और भी पोस्ट, आपकी नई पोस्ट चल रही है, जैसे कोई असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, असिस्टेंट डायरेक्टर, जो कि आपकी कृषि डिपार्टमेंट भी है, एग्रीकल्चर। तो इसके भी यदि आप फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं तो इसको भी आप जरूर अप्लाई कर दीजिए। इसके साथ देखिए और भी वैकेंसी चली, असिस्टेंट डायरेक्टर आपका जो यहाँ पर देखिए वेलफेयर स्टेटस की पोस्ट चल रही है, 30 सितंबर इसकी लास्ट डेट है, तो इसको भी आप अप्लाई कर सकती हैं। इसके अलावा देखिए इंटरनल अकाउंट एग्जामिनर ऑफिसर की पोस्ट चल रही है, तीसरी वैकेंसी आपकी ये भी चल रही है, तो इसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ये आपकी एडीपीओ की पोस्ट है, तो अब आपकी इसमें लास्ट फीस लग रही है, तो आप लेट फीस यदि पे करना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। अब जिस पोस्ट की हम बात कर रहे थे, जो असिस्टेंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर है, 71 पोस्ट, तो इसके लिए आपको सबसे पहले तो आपको नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना है, और दूसरा नोटिफिकेशन क्लिक करके इसका जो नया संशोधन नोटिस आया था उसको आप पढ़ लेंगे। तो देखिए आपकी जो पहली लिंक आपको दिख रही अप्लाई करने के लिए, इसी लिंक पर आपको क्लिक कर देना है। अब आपका इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा, जो आपको एक छोटा सा चेक बॉक्स दिख रहा है, इसी चेक बॉक्स को आप क्लिक कीजिए, पहले टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कीजिए, और आपको देखिए दो नोटिस दिख रहे हैं, एक ब्लू कलर का ये दिख रहा है और एक ब्लू कलर का ये दिख रहा है। इन दोनों पर भी आपको क्लिक करना होगा। तो पहली बार लिंक पर क्लिक कीजिए, तो आपका नोटिफिकेशन देखिए यहाँ पर आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन दिख जाएगा, यहाँ से इसको आप डाउनलोड कर लेंगे। इसके बाद आपको दूसरी बार जो लिंक दिख रही है शुद्धिपत्र, इस पर भी आप क्लिक करेंगे आप, और शुद्धिपत्र में यहाँ पर आप पढ़ भी सकते हैं। देखिए आपकी लास्ट डेट यहाँ पर देख सकते हैं, और एग्जाम की डेट भी दे सकते हैं। तो लास्ट डेट आपकी 31 अगस्त रखी गई है। इसके बाद आपकी लेट फीस लगेगी, तो लेट फीस आपको पे नहीं करना है, और आपकी सभी अनर्हता है, यानी आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है 31/8 तक आपकी यदि पास हो जाती है तब भी आप अप्लाई कर पाएंगे। यदि 31 तारीख के बाद पास होते हैं तो फिर आपको बाद में रिजेक्ट कर दिया जाएगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो इनको भी आपको पढ़ लेना है। इसके बाद स्क्रॉल करते हुए चले जाएंगे, तो अब आपको जो आई एक्सेप्ट दिख रहा है, इसी आई एक्सेप्ट पर आपको क्लिक करना है, और यहाँ पर देखिए फ़ोटो आपके पासपोर्ट साइज़ की कलर फ़ोटो अपलोड करनी है। फ़ोटो खिंचवाते समय रिलैक्स स्थिति में बैठना है, और आवेदन पत्र संलग्न फ़ोटो एवं हस्ताक्षर आपके स्पष्ट होने चाहिए, और फोटो की वाइट बैकग्राउंड की आपको अपलोड करनी होगी। तो आई एक्सेप्ट पर आपको क्लिक कर दीजिए। अब आपका फॉर्म यहाँ से ओपन हो जाएगा। सबसे पहले देखिए पोस्ट नाम आपको देखने को मिल रहा है सहायक संचालक। इसका देखिए नेक्स्ट आपको यहाँ पर 3 क्वालिफिकेशन आपको दी गई, इनमें से आपके पास कोई एक यहाँ पर होनी चाहिए। तो देखिए पहला बोला है बीएससी कृषि के साथ आप प्रथम श्रेणी या द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर आप उपाधि आपके पास है या नहीं। यदि आप बीएससी एग्रीकल्चर किए हैं और एमएससी एग्रीकल्चर, तो एस करेंगे। तो यहाँ पर आपकी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की जानकारी आपको फिल करनी होगी। यदि आप बीएससी और एमएससी आप नहीं पास किए हैं तो आप नो पर क्लिक करेंगे। अब इसका देखिए सेकंड ऑप्शन दिख रहा है, आप भारतीय कृषि अनुसंधान जो नई दिल्ली है इसमें से आप पीजी डिप्लोमा किए हुए हैं, तो यहाँ पर आप एस करेंगे। यदि आप ये भी नहीं किए हैं तो नो पर क्लिक करेंगे। इसका देखिए तीसरा ऑप्शन भी आपको दिया गया है, कृषि इंजीनियरिंग स्नातक कम से कम द्वितीय श्रेणी में, तो आपको यहाँ पर जैसे आप एग्रीकल्चर में इंजीनियरिंग किए हैं, जैसे बीटेक एग्रीकल्चर, तो यहाँ पर अब आप एस कर देंगे। तो आप जिस भी लेवल से आप अप्लाई करना चाहते हैं अपने अनुसार यहाँ पर आप एस करेंगे, तो यहाँ पर आपको एस करना है। तो देखिए आप यदि बीएससी या बीएससी और एमएससी किए हैं तो एस करेंगे, बाकी इनमें दोनों में आप नो कर देंगे। ये आपके पास इनमें से आपका डिप्लोमा है तो इनमें आप एस कर देंगे, बाकी इन दो में आप नो कर देंगे। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है आपके पास इनमें से क्या क्वालिफिकेशन है। तो ये फॉर्म आपको सब डेमो पर्पज़ के लिए दिखा रहे हैं, आपकी जो एक्चुअल डिटेल है वो आपको सही तरीके से आपको फिल करनी होगी। अब इसको देखिए नेक्स्ट यहाँ पर कि व्यक्तिगत विवरण और सभी डिटेल आपको 10th के सर्टिफिकेट के अनुसार आपको फिल करनी है। तो सबसे पहले आप अपना फर्स्ट नाम फिल कीजिए, आपको कैपिटल लेटर में फर्स्ट नाम फिल करना है। अब यदि आपका मिडिल नेम भी 10th के सर्टिफिकेट में लिखा है तो फिल कीजिए, नहीं तो इसको खाली छोड़ सकते हैं। लास्ट नेम यानी आपका सरनेम भी 10th के सर्टिफिकेट में लिखा है तो फिल कीजिए, नहीं तो इसको आप खाली छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट आपका जेंडर मेल या फीमेल इसको सेलेक्ट कीजिए। नेक्स्ट आपकी डेट ऑफ बर्थ, तो डेट ऑफ बर्थ में देखिए आपको कैलेंडर दिख जाएगा, इस कैलेंडर में सबसे पहले ईयर सेलेक्ट करेंगे। तो आपका जो भी ईयर है इस प्रकार से अपना ईयर को सेलेक्ट कीजिए। नेक्स्ट आपका मंथ, तो मंथ में आपका जो भी मंथ है अपना मंथ को आप सेलेक्ट कीजिए, और जो भी आपकी डेट है वो डेट को सेलेक्ट कीजिए। तो आपकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर कैलकुलेट होकर आ जाएगी। नेक्स्ट आपके फादर का नाम फिल करना है, और यहाँ पर अपनी मदर का नाम फिल करना है 10th के सर्टिफिकेट के अनुसार। नेक्स्ट है विवाह संबंधी डिटेल्स, तो क्या आप व्यक्ति विवाहित है यानी मैरिड हैं आप,
तो एस कर देंगे और एस करने का देखिए यहाँ पर अपने पति या पत्नी का नाम फिल करेंगे, या मेल हैं तो अपनी पत्नी का नाम और फीमेल हैं तो अपने पति का नाम। ये सिंपल सी बात है, तो आप आसानी से इसको फिल कर देंगे। इसका देखिए नेक्स्ट जीवित बच्चों की संख्या। तो आपके जीवित बच्चे कितने हैं, 1 हैं, 2 हैं या 0 हैं, तो आप अपने अनुसार इनको फिल करेंगे। यदि नहीं है, 0 है, तो 0 पर आप क्लिक कर देंगे इस प्रकार से। और यदि अनमेरिड हैं, सिंगल हैं, अविवाहित हैं, तो उन पर आप क्लिक कर देंगे। इसका देखिए नेक्स्ट है, क्या आप मध्य प्रदेश के मूलवासी हैं। अब यदि आप मध्य प्रदेश के निवासी तो यस करेंगे, और यदि आप अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं तो उन पर आप क्लिक कर देंगे। तो आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, आप यूआर कैटेगरी से अप्लाई यहाँ पर आप कर पाएंगे। लेकिन यदि मध्य प्रदेश के मूलवासी तो आपको यहाँ पर एस करना है। एस करने के बाद अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, आप यूआर हैं, एससी हैं। अब जैसे एससी सेलेक्ट करते हैं आप यहाँ पर देखिए, एससी सेलेक्ट करते हैं तो एससी सेलेक्ट करने के बाद आपकी कास्ट का नाम है जो वो को फिल करना होगा। इसी प्रकार से एसटी को भी फिल करना होगा। इसी प्रकार से ओबीसी सेलेक्ट कीजिए। अब ओबीसी सेलेक्ट करने के बाद देखिए, यदि आप क्रीमी लेयर में आती है तो एस करेंगे, और यदि आप नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं तो आपको नो पर क्लिक करना है। तो आपकी जो कैटेगरी है ये ओबीसी यहाँ पर आपकी आ जाएगी। इसके बाद आपकी जाति का नाम यानी आपके कास्ट का नाम आपको फिल कर देना है। तो आपकी जो भी डिटेल है कास्ट सर्टिफिकेट के अनुसार वो आपको सही तरीके से फिल करनी है। नेक्स्ट आपको देखिए जाति प्रमाण पत्र की डिटेल। तो जो आपका मध्य प्रदेश सरकार का जाति प्रमाण पत्र बना है स्थायी वाला, डिजिटल वाला, तो उसकी डिटेल आपको फिल करनी है। तो जो आपका जाति प्रमाण पत्र है वो किसके द्वारा जारी किया गया है, एसडीएम या एसडीओ के द्वारा। तो इस प्रकार से आप सिंपल सा यहाँ पर फिल कर देंगे। किस जिले से आपका सर्टिफिकेट आपका बना है, यानी किस जिले से आपका जारी हुआ है वो फिल करेंगे। आपका सर्टिफिकेट नंबर कितना है, तो आपका जैसे आरएस करके जो भी आपका नंबर है इस प्रकार से पूरा आपका सर्टिफिकेट नंबर फिल कर देंगे। किस दिनांक को आपका जाति प्रमाण पत्र जारी हुआ है वो यहाँ पर आप फिल कर देंगे। और ये आपका स्थायी जाति ही होता है, एक बार आपको बनवाना है तो आपको बार बार बनवाने की आवश्यकता यहाँ पर नहीं रहती है। चाहे 2015 का हो, 16 का हो, 17 का हो, 18 को, कोई भी ईयर का हो, कोई दिक्कत नहीं। आपका डिजिटल वाला यदि बना है तो आपका स्थायी यहाँ पर होता है। इसका देखिए नेक्स्ट है डिसेबिलिटी की डिटेल, दिव्यांगता का विवरण। तो क्या अभ्यर्थी न्यूनतम 40% या इससे अधिक दिव्यांग हैं। अब यदि हैं तो यस करेंगे, और यस करने के बाद देखिए यहाँ पर क्या अभ्यर्थी को दिव्यांगता का प्रमाण पत्र जो सक्षम प्राधिकारी जिला चिकित्सा मंडल के द्वारा जारी किया गया है तो यहाँ पर एस करेंगे। और एस करने के बाद देखिए आपकी जो डिसेबिलिटी की कैटेगरी है वो सिलेक्ट करनी है, किस प्रकार की आपके पास डिसेबिलिटी है वो फिल करेंगे, और कितने परसेंट है, कम से कम 40% तो होनी चाहिए, या इससे आपकी ज़्यादा हो तो वो फिल कर देंगे। अब आपका जो डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट नंबर है वो आपको फिल करना है, और किस दिनांक को आपका सर्टिफिकेट जारी हुआ है तो वो यहाँ पर आप फिल कर देंगे। इसको देखिए नेक्स्ट, क्या अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र के भूतल स्थित कक्ष में बैठने की सुविधा की आवश्यकता है। यदि है तो यस करेंगे, और नहीं है तो कोनो पर क्लिक करना है। अब यदि आप डिसेबल नहीं है, फिजिकल हैंडीकेप नहीं है, तो कोनो पर क्लिक आपको कर देना है। इसको देखिए नेक्स्ट है अन्य विवरण। तो इसको आपको ध्यानपूर्वक फिल करना है। तो क्या अभ्यर्थी कभी सेवा से पृथक करने के दंड से दंडित किए गए, अब किए गए तो यस करते हैं आप, यदि नहीं किए गए तो नो पर आपको क्लिक करना है। इसका देखिए नेक्स्ट है, क्या अभ्यर्थी के विरुद्ध कोई आपराधिक प्रकरण लंबित है, आपके ऊपर किसी प्रकार का क्रिमिनल केस तो नहीं चल रहा है। यदि चल रहा है तो यस करेंगे, अन्यथा यहाँ पर आपको नो पर क्लिक करना है। इसको देखिए नेक्स्ट है, क्या अभ्यर्थी आयोग की किसी परीक्षा अथवा चयन की वर्जित अवधि में यदि आपको कभी डिवर किया गया है, तो डिवर करते हैं किया गया है तो आप देखिए इस फॉर्म के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आपको नो पर ही क्लिक करना है। इसका देखिए नेक्स्ट है, क्या अभ्यर्थी मध्य प्रदेश शासन अथवा उसके नगर सेना निगम मंडल या स्वशासी संस्था में सेवारत हैं, तो यस कर देंगे। यदि नहीं है तो आपको नो पर क्लिक करना है। इसका देखिए नेक्स्ट है, क्या अभ्यर्थी केंद्र शासन में सेवारत हैं। यदि आप सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई भी आप जॉब करते हैं तो यस करेंगे। अब जैसे यस करते हैं तो आपका जो नियुक्त अधिकारी को आपने सूचित किया है या नहीं किया है, सिंपल बात, आपके पास एनओसी है या नहीं है, तो इसमें एस ओ नो में आपको जानकारी देनी है। यदि आप सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब नहीं करते हैं तो आपको नो पर क्लिक करना है। इसका देखिए नेक्स्ट, क्या अभ्यर्थी अशासकीय सेवा या निजी संस्था में सेवारत हैं। यदि हैं तो यहाँ पर एस करेंगे, और फिर यहाँ पर देखिए साक्षात्कार के समय प्रतिष्ठान द्वारा जारी सेवा में होने का प्रमाण पत्र आपको फिर यहाँ पर आपको ले जाना होगा, तो यहाँ पर एस करेंगे। यदि नहीं है तो नो पर क्लिक करेंगे। और जब जो अशासकीय सेवा है निजी संस्था में आप सेवारत नहीं, आप नहीं करते हैं काम, तो यहाँ पर भी आपको नो पर आपको क्लिक कर देना है। इसको देखिए नेक्स्ट है रोजगार पंजीयन। तो अभी आप देखिए जैसे ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर देखिए मध्य प्रदेश के मूलवासियों का जीवित पंजीयन आवेदन करते समय आवश्यक नहीं होगा, किंतु ऐसे अभ्यर्थी को साक्षात्कार हेतु आयोग कार्यालय में वांछित दस्तावेज जमा करने की अंतिम तिथि तक रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से प्रस्तुत आपको करना होगा। और मध्य प्रदेश के निवासी ऐसे समस्त अभ्यर्थी जो शासकीय
अथवा अशासकीय सेवा में कार्यरत हैं को निम्नानुसार प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर रोजगार कार्य जीवित पंजीयन की अनिवार्यता से छूट है। यदि आप मध्य प्रदेश सरकार में या कोई प्राइवेट अशासकीय सेवा में कार्यरत हैं तो आपके लिए फिर रोजगार पंजीयन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन जो बाकी फ्रेशर कैंडिडेट है आपके लिए रोजगार पंजीयन होना चाहिए। अब एक बात और, जैसे अभी आप ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो अभी आपके पास रोजगार पंजीयन नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, हम ऊपर क्लिक कर देंगे और फॉर्म को अप्लाई कर देंगे। लेकिन जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, डॉक्यूमेंट आप MPPSC के लिए भेजेंगे तो उस टाइम आपको पंजीयन होना चाहिए। तो हमारी तो आपको यही सलाह रहेगी कि अभी ही आप रोजगार पंजीयन कर लीजिए ताकि बाद में आपको कोई समस्या ना रहे। कैसे आपको पंजीयन करना है तो ऑलरेडी चैनल पर वीडियो अपलोड है। और जो अदर स्टेट के अभ्यर्थी उनके लिए पंजीयन की आवश्यकता नहीं है, आपके लिए तो ये ऑप्शन ही शो नहीं होगा। अब जिसके पास रोजगार पंजीयन है तो वो यस करेंगे। पंजीयन नंबर आपको फिल यहाँ से कर देना है। किस जिले से आपने रोजगार पंजीयन किया है वो जिला यहाँ पर आप फिल करेंगे, आपका जो भी जिला है, और पंजीयन नंबर फिल करना है और पंजीयन जारी होने की दिनांक आपको फिल कर देनी है। इसका देखिए नेक्स्ट है भूतपूर्व सैनिक का विवरण। तो क्या अभ्यर्थी मध्य प्रदेश के भूतपूर्व सैनिक हैं, अवधि हैं, तो एस करेंगे आप। और एस करने का देखिए आपको नियुक्ति की तिथि, यानी आपकी जो नियुक्ति हुई थी वो किस दिनांक को हुई थी, मंथ को, डेट को, तो फिल करेंगे। और सेवानिवृत्ति की तिथि आपको यहाँ पर फिल करना है। तो टोटल आपका कार्य अनुभव यहाँ पर आ जाएगा। यदि नहीं है आप भूतपूर्व सैनिक मध्य प्रदेश के तो नो पर यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट है आयु सीमा में प्रोत्साहन स्वरूप देय छूटों का विवरण। तो क्या अभ्यर्थी मध्य प्रदेश शासन द्वारा जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अंतर जाति विवाह योजना यानी इंटरकास्ट मेरिट से पुरस्कृत हैं, आपने किया है तो यस करेंगे, नहीं किया है तो नो पर क्लिक करेंगे। और यदि आप अनमेरिड हैं तो आपके ऑप्शन ऑटोमेटिक पहले से क्लोज आपका रहेगा। नेक्स्ट है क्या विक्रम अवार्ड से सम्मानित खिलाड़ी हैं, यदि हैं तो आप यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो आपको नो पर क्लिक करना है। इसको देखिए नेक्स्ट एग्जाम सेंटर। तो 4 सिटी में आपके एग्जाम होने वाले, तो 4 सिटी में से एक एक करके आपको सभी को सेलेक्ट करना है। तो अपना फर्स्ट एग्जाम सेंटर सेलेक्ट कीजिए, सेकंड एग्जाम सेंटर सेलेक्ट कीजिए, थर्ड एग्जाम सेंटर सेलेक्ट कीजिए और फोर्थ एग्जाम सेंटर को आपको सेलेक्ट कर देना है। अब इसको देखिए सबसे महत्वपूर्ण है आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की डिटेल। तो सबसे पहले देखिए 10th की डिटेल आपको फिल करनी है, तो हाई स्कूल की डिटेल आपको फिल करनी है। तो यहाँ पर देखिए 10th पास लिख देंगे हम इस प्रकार से 10th। आपका जो पासिंग सिस्टम का था, ग्रेड या CGP सिस्टम था तो इसको क्लिक करेंगे, तो आपको फिर पूर्णांक प्राप्तांक फिल करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। यदि आपका डिवीजन सिस्टम था तो डिवीजन को क्लिक करेंगे। फिर आपको यहाँ पर देखिए विषय के नाम आपको फिल करने हैं। तो 10th में आपके जो भी सब्जेक्ट रहे हैं सभी सब्जेक्ट के नाम लिखेंगे। हिंदी जैसे आपको कॉमा नहीं लगाना है, सिर्फ यहाँ पर देखिए कॉमा का यूज आपको नहीं करना है। यहाँ पर देखिए कॉमा लग भी नहीं रहा है, सिर्फ स्पेस देना है। दूसरा सब्जेक्ट आपको लिखना है इस प्रकार से। या आप चाहें तो सभी सब्जेक्ट के नाम लिख देंगे, या आप ऑल, जनरल, सब्जेक्ट इस प्रकार से भी एंट्री कर सकते, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। आपका पूर्णांक कितना था यानी ग्रांड टोटल कितना था वो फिल करेंगे। प्राप्तांक आपके कितने हैं वो फिल करेंगे। आपके परसेंटेज आपके ऑटोमेटिक आ जाएंगे। किस डिवीजन से आप पास हुए हैं वो डिवीजन फिल करेंगे। आपके बोर्ड का नाम फिल करना है। अब जैसे आपका CBSE बोर्ड है तो वो फिल करेंगे, MP बोर्ड है तो वो इस प्रकार से MP बोर्ड लिख देंगे। आपका अदर स्टेट बोर्ड है जैसे UP बोर्ड, बिहार बोर्ड, छत्तीसगढ़ बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, आपका जो भी स्टेट बोर्ड है वो उसकी एंट्री आप कीजिए। 10th आपने किस वर्ष कंप्लीट किया है तो पासिंग ईयर फिल करेंगे और 10th का रोल नंबर आपको फिल यहाँ से कर देना है। इसका देखिए नेक्स्ट है आपको 12th या इंटरमीडिएट या हायर सेकेंडरी। तो इस प्रकार से आप हायर सेकेंडरी भी लिख देंगे, हायर सेकेंडरी, या आप चाहें तो इंटरमीडिएट भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं, एंट्री कर दीजिए। इसके बाद आपका पासिंग सिस्टम क्या था, ग्रेड था या CGPA था या डिवीजन था। अब 12th में आपके कौन कौन से सब्जेक्ट रहे थे, जैसे कि हिंदी आपको कोमा नहीं लगाना है, कोमा हालांकि लग भी नहीं रहा है, इंग्लिश, उसके अलावा आपके जो भी आपके 12th में सब्जेक्ट रहे जैसे आपके फिजिक्स मान लीजिए, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, या आपके जो एग्रीकल्चर के विषय रहे हैं आपके जो 5वें सब्जेक्ट आपके, तो वो फिल कर देंगे। तो ये सिर्फ आपको सैंपल के लिए शो करके दिखा रहे हैं। आपका जो एक्चुअल एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वही आपको सही तरीके से आपको फिल करना होगा। पूर्णांक आपके कितने हैं वो पूर्णांक फिल करेंगे। आपको ऑप्टन मार्क कितने मिले हैं वो फिल कर देंगे। आपकी परसेंटेज यहाँ पर कैलकुलेट होकर आ जाएगी। इसको देखिए किस डिवीजन से पास हुए वो फिल करेंगे। आपके बोर्ड का नाम फिल करना है। वही सेम आपका जैसे MP बोर्ड है तो MP बोर्ड आप लिख देंगे। आपका जो भी स्टेट बोर्ड है फिल कीजिए। 12th आपका पासिंग ईयर और रोल नंबर आपको फिल करना है। अब चूंकि देखिए यहाँ पर हम जैसे स्नातक सेलेक्ट कर रहे हैं तो ग्रेजुएशन का नाम लिखेंगे। जैसे आपकी डिग्री क्या है तो इसे मान लीजिए अपने एग्रीकल्चर से किया है जैसे B.Tech, तो B.Tech एग्रीकल्चर इस प्रकार से फिल कर देंगे। अब देखा ग्रेड सिस्टम था, CGP सिस्टम था, ये आपका डिवीजन था वो फिल करेंगे। ये आपकी यूनिवर्सिटी का किस प्रकार का सिस्टम है वो फिल करेंगे। अब देखिए विषय, अब यदि आपके जो विषय मेन सब्जेक्ट, मेजर सब्जेक्ट वो फिल कर देंगे। ये आप चाहें तो इस प्रकार से
एग्रीकल्चर भी आप लिख सकते हैं। तो ये तो रहा ग्रेजुएशन वालों का। अब जो बीएससी और एमएससी बेसिस पर अप्लाई कर रहे हैं वो कैसे फिल करेंगे, तो यहाँ पर देखिए जैसे बीएससी और इस लेवल इसको सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पर एस करते हैं और जैसे यहाँ पर नो पर क्लिक करते हैं, तो इनके लिए आपको कैसे एंट्री करनी होगी, तो आप बीएससी और एमएससी वाली और समझ लीजिए। तो अब यहाँ पर देखिए आपको बीएससी की डिटेल फिल करनी है, आपने बीएससी किस वर्ष कंप्लीट किया वो, और फिर यहाँ पर आपको एमएससी की डिटेल फिल करनी है। आप एमएससी लिख देंगे एग्रीकल्चर, व्यवसाय का नाम एग्रीकल्चर, और आपके पासिंग ईयर, ये सब कुछ आपको ग्रांड टोटल ऑप्टन मार्क, और जो 2026 पास आउट वाले भी है कोई दिक्कत नहीं, 2026 भी फिल कर देंगे। आपको हमने सैंपल स्टार्ट में ही आपको डेमो फॉर्म दिखा दिया है, तो आप अपने अनुसार इसकी एंट्री करेंगे और रोल नंबर आपको फिल कर देना है। तो इस प्रकार से आपको ग्रेजुएशन वाले, पोस्ट ग्रेजुएशन वाले और जो आईसीआर वाला डिप्लोमा है तो सेम आपका इस प्रकार का रहेगा। तो आई होप इसकी डिटेल को आप आराम से फिल कर लेंगे। आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और एमपीपीएससी के हेल्पलाइन नंबर पर भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको आगे हम दिखा देंगे कहाँ आपको वेबसाइट पर हालांकि मिल जाएगा आपको। अब इसका देखिए नेक्स्ट है यात्रा भत्ता का विवरण। तो क्या आप यात्रा भत्ता का लाभ लेना चाहते हैं जो केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं, जिसमें से आप एससी हैं, एसटी हैं और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर, तो एस करेंगे। आप नहीं भी लेना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं, ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं। इसका देखिए नेक्स्ट है बैंक अकाउंट की डिटेल। तो देखिए बैंक अकाउंट की डिटेल जिस कैंडिडेट का फॉर्म फिल हो रहा है आप स्वयं की ही फिल करनी है, किसी अदर पर्सन, किसी अदर फैमिली मेम्बर की आपको डिटेल आपको फिल नहीं करनी है। तो सबसे पहले बैंक का नाम फिल कीजिए, आपका जो भी बैंक है, इस प्रकार से आपका बैंक जो भी है बैंक का नाम फिल कीजिए। आपका बैंक का जो आईएफएससी कोड है ये आपको फिल करना है। ये आपको कहाँ मिलेगा, तो जो पासबुक है पासबुक के फ्रंट पेज पर देखिए सब कुछ आपको लिखा मिल जाएगा। इसका देखिए शाखा का नाम यानी ब्रांच का नाम आपको फिल करना है। ब्रांच कोड भी आपको पासबुक का लिखा मिल जाएगा, फिल करना है। यानी आईएफएससी कोड का जो पीछे की 4 डिजिट होते हैं वो आपका ब्रांच कोड होता है। खाताधारक का नाम यानी आपका नाम, स्वयं का नाम फिल करना है। और खाताधारक का नाम एक बार ध्यान दीजिए, सब नाम फिल करते हैं इस प्रकार से, तो आपके नाम के पीछे कोई स्पेस ना हो, यदि है तो इसको रिमूव कीजिए। आपके स्टार्ट में नाम के आगे भी यदि कोई स्पेस है यहाँ पर इस प्रकार का तो आपको फिर एरर आएगा, तो इसको भी आपको रिमूव कर देना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर आपका अकाउंट नंबर आपको फिल कर देना है। इसको देखिए नेक्स्ट जो बैंक की पासबुक का फ्रंट पेज है जिसमें कि अकाउंट की डिटेल दिख रही है, पर्सनल डिटेल, उसको स्कैन करके अपलोड करनी है। आप यदि मोबाइल फ़ोन से अप्लाई कर रहे हो तो मोबाइल फ़ोन से सही तरीके से फ़ोटो को खींचिए, उसको सही तरीके से क्रॉप कीजिए। क्रॉप करने का जेपीजी में रखना है और इसका साइज आपको 200 KB से ज़्यादा ना हो। और पासबुक का जो फाइल का नाम है, फाइल का नाम आपको पासबुक लिख देना है, और जितना स्पेस है सभी को आपको रिमूव आपको कर देना है। यदि आपका अपलोड नहीं होती तो आगे इसके हम डायमेंशन आपको दिखा देंगे, तो उसको आप रिसाइज कर सकते हैं। इसको देखिए नेक्स्ट आपका एड्रेस है। तो सबसे पहले आपका जो कम्युनिकेशन एड्रेस है यानी वर्तमान पता यानी कोरस्पोंडिंग एड्रेस वो आपको फिल करना है। तो सबसे पहले अपना स्टेट को सेलेक्ट कीजिए, आपका जो भी स्टेट या यूटी है वो सेलेक्ट कीजिए। आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है अपना डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट कीजिए। पूरा एड्रेस आपको फिल करना है, यहाँ पर पिन कोड एरिया का फिल करना है, और लैंडमार्क आपको फिल करना है। यदि कोई भी यहाँ पर लैंडमार्क नहीं है तो नो मार्क की एंट्री भी यहाँ पर आप कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका स्थायी पता यानी परमानेंट एड्रेस। अब आपका ये वाला एड्रेस वर्तमान पता और स्थायी पता दोनों से हमें इसी चेकबॉक्स को आपको क्लिक कर देना था, दोनों आपकी ऑटोमेटिक कॉपी हो जाएगा। यदि अलग अलग है तो इनकी आप अलग अलग एंट्री कर दीजिए। इसका देखिए नेक्स्ट अभ्यर्थी का फ़ोटो, और फोटो आपको ध्यान दीजिए फोटो आपको वाइट बैकग्राउंड का ही अपलोड करना है, और फोटो 3 माह से ज़्यादा पुराना हो, जिसमें आपका फेस क्लियर दिखे। आपको काला चश्मा नहीं लगाना है। यदि पढ़ने के लिए आपको चश्मा लगा है तो ट्रांसपेरेंट लेंस वाला चश्मा लगाएंगे जिसमें आपकी आँख क्लियर दिखे और वो रिफ्लेक्ट ना हो, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और टोपी कैप वगैरह ये कुछ भी आपको नहीं लगाना है। तो फोटो आप मिनिमम 20 KB अधिकतम 100 KB तक अपलोड कर सकती हैं। जेपीजी फॉर्मेट आपको फोटो अपलोड करना है, और फोटो का नाम आपको फोटो रखना है। यदि जिसकी फ़ोटो अपलोड नहीं होती है तो आप डायमेंशन को यहाँ पर एक बार हम दिखा देते हैं पहले। तो इन डायमेंशन को आप ट्राई कर सकते हैं। इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये आपका विड्थ रहेगी, ये आपकी हाइट रहेगी। साइज लगभग 80-90 KB कर देना है। ये आपकी सिग्नेचर की विड्थ रहेगी, ये आपकी हाइट रहेगी। लगभग आपको 70-80 KB आपको साइज रख देना है। ये आपका वही डॉक्यूमेंट रहेगा पासबुक का, तो इसका विड्थ रखिए, ये आपकी हाइट रखिए। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। और फोटो रिसाइज करने का फाइल का नाम आपको इस प्रकार का है। जो भी आप फाइल बनाते हैं इसका रीनेम करेंगे, और जैसे पासबुक है तो पासबुक लिख देखिए। सभी इसको रिमूव करके फोटो में फोटो और सिग्नेचर में सिग्नेचर। तो यहाँ से अपनी फ़ोटो अपलोड कर देंगे, आप इस चेकबॉक्स को क्लिक कर देंगे। इसको देखिए आपका जो भी एक्टिव और वैलिड मोबाइल नंबर है वो सही तरीके से फिल करना है। यदि गलत फिल कर देते हैं तो बाद में फॉर्म को एडिट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब आप मोबाइल नंबर फिल करते हैं इस पर ही OTP आता है, वो OTP वेरीफाई करते हैं तब आपका फॉर्म एडिट होगा। आपका जो भी एक्टिव और वैलिड आपकी ईमेल ID वहाँ पर आपको फिल करना है। इसका देखो जो चेकबॉक्स दिख रहा है इस चेकबॉक्स को आपको क्लिक करना है,
और यहाँ पर आपको सिग्नेचर अपलोड करना है तो चूज़ फाइल पर क्लिक करके अपना सिग्नेचर को अपलोड कीजिए। अपलोड करने के बाद आपको चेक बॉक्स दिख रहा है, इसी चेक बॉक्स को आप क्लिक कर देंगे और यहाँ पर जो कैप्चा दिख रहा है इस कैप्चा को फिल करेंगे और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। लेकिन नेक्स्ट पर क्लिक करने से पहले एक बार अपनी पूरे फॉर्म को चेक कर लेना है। आप चाहे स्वयं फिल कर रहे हों या कहीं साइबर कैफे से फिल करा रहे हों, और फॉर्म में खासकर आपका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम, इनमें कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। यदि आप इनमें मिस्टेक कर देते हैं और फीस पे कर देते हैं तो ये वाली फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, इनको आप किसी भी हालत में एडिट नहीं कर पाएंगे। बाकी पूरा फॉर्म तो आपका एडिट हो जाएगा। तो इसको को जरूर चेक आपको कर लेना है। इसके बाद आपको सबको चेक करने के बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक आपको कर देना है। तो देखिए वो नेक्स्ट पर क्लिक करने का देखिए आपको यहाँ पर बोल रहा है प्लीज़ चेक यूर फुल नेम एंड कन्फर्म बिफोर मूविंग अहेड, वंस इट इज़ सेव्ड इट कैन नेवर बी एडिटेड। तो आप अपने नाम को चेक कर लेंगे। यदि इसको सेव कर देते, सबमिट कर देते तो बाद हम इसको एडिट नहीं कर पाएंगे, तो को चेक कर लेना है। इसके बाद आपको ओके पर सिंपल सा क्लिक कर देना है। ओके पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि आप श्योर हैं अपने फॉर्म को डिटेल को सबमिट करने के लिए, तो यहाँ पर आप ओके पर क्लिक कर देंगे। इसको देखिए नेक्स्ट है आपका एक बार और प्रीव्यू देखिएगा। आपका नाम रहेगा, फर्स्ट नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, इस प्रकार से इन सभी को आपको चेक कर लेना है। और यहाँ पर भी आपको बोला जा रहा है प्रथम नेम, मध्य नेम, अंतिम नेम में त्रुटि सुधार नहीं होगा, इसलिए आपको 3 से 4 बार आपको हमने बता दिया है और यहाँ पर इन्होंने 3 से 4 बार कंफर्म कर दिया है। तो आप कोई गलती अब नहीं करनी है, इसको चेक कर लेंगे। आपका सबको सही तो ओके पर क्लिक करेंगे, यदि कोई मिस्टेक है तो कैंसिल पर क्लिक करेंगे। तो आप ओके पर आपको क्लिक कर देना है। तो अब आपका पूरा फॉर्म यहाँ पर देखिए सबमिट हो जाएगा। आपको यहाँ पर एक एप्लीकेशन नंबर दिख रहा होगा, उस एप्लीकेशन नंबर को नोट कर लीजिए और यहाँ पर आपको फीस को पे करना होगा। देखिए फीस प्राप्त नहीं हुई ऐसा लिख रहा है, तो इसकी आपको फीस पे करना होगा। स्क्रॉल करते हुए चले जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए हम जैसे यूआर कैटेगरी से अप्लाई करके दिखा रहे तो 540 रुपये आपको दिखेंगे। और एक बार अपने फॉर्म को चेक कर लेना, यदि कोई मिस्टेक हो चुकी है तो इस फॉर्म को छोड़ दीजिए, एक दोबारा से नया फॉर्म फिल कीजिए, उसकी फीस को पे कीजिए। तो प्रोसीड टू पे पर क्लिक करके अपनी फीस को पे कर देना है। तो प्रोसीड टू पे पर आप क्लिक कीजिए अपनी फीस को पे करने के लिए। पे करने के लिए आपको यहाँ पर अलग अलग प्रकार के ऑप्शन देंगे, जैसे यूपीआई से करना है तो यूपीआई पर आप क्लिक कीजिए, सिंपल सा क्लिक कीजिए यूपीआई पर। यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन दिख रहा है, पेटीएम दिख रहा है, एक सेकंड ऑप्शन दिख रहा है, तो जैसे सेकंड ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं, इस प्रकार से क्लिक कीजिए। तो यहाँ पर आपकी फीस दिख जाएगी। आपको पे करने के लिए यहाँ पर देखिए नेट बैंकिंग यूज कर सकते हैं, यूपीआई भी यूज कर सकते हैं। यूपीआई पर क्लिक कर आपको करना है। तो यहाँ पर देखिए ऐप्स का भी यूज कर सकते हैं, क्यूआर कोड से भी आप पे कर सकते हैं। तो क्यूआर कोड से करना तो क्यूआर कोड पर क्लिक कीजिए। शो क्यूआर कोड दिख रहा है, शो क्यूआर कोड पर यहाँ पर क्लिक करेंगे आप। तो देखिए आपको यहाँ पर एक क्यूआर कोड ओपन हो गया है। इस क्यूआर कोड को आपको स्कैन करके फ़ोनपे, गूगल पे से अपनी फीस को पे कर दीजिए। और पे करने का तो पेज को बैक या रिफ्रेश नहीं करना है, कुछ सेकंड आपको बने रहना, तो आपका पेमेंट है जो सक्सेस हो जाएगा। और पेमेंट करने के बाद अपने फॉर्म का प्रिंट आउट जरूर ले लेना है। और वहाँ से आप फीस पे नहीं कर पाए तो यहाँ से भी आप फीस को पे कर सकते हैं, एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ फिल करके। और जिसने फीस पे कर दिया, फॉर्म को रिप्रिंट करना है तो इस पर क्लिक करके अपने फॉर्म को रिप्रिंट भी आप कर सकते हैं। और बाकी कोई भी आपको डाउट, कोई समस्या आ रही है तो आप MP ऑनलाइन और MPPSC के हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप असिस्टेंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर के ऑनलाइन फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए, इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। और इस नंबर, इस लिंक पर क्लिक करके आप इनके हेल्पलाइन नंबर आपको मिल जाएगा, यहाँ से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।